तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस बुक चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति की नोट्स हिंदी मीडियम में। इससे पहले मैंने निर्धनता एक चुनौती की नोट्स अपलोड कर दिए, आप उसको देख सकते हो। दूसरी बात, जो आपका पेपर है DOE की तरफ से बनाया जाएगा, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि DOE ने जितने असेसमेंट आपको भेजे हैं, असेसमेंट 20 मार्क्स वाले, उसकी प्रैक्टिस कर लो। मैंने ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड किया है और प्रैक्टिस पेपर की भी, वो भी अपलोड है। तो इस वीडियो को कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला, जैसे क्वेश्चन आ जाए, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, या क्वेश्चन हो चुनाव की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं, इसलिए हमें चुनाव की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो आगे। मान लो चुनाव क्या है, क्वेश्चन आ जाए चुनाव क्या है, तो लिखोगे चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हो। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल बाद ये करवाया जाता है। अगला मान लो क्वेश्चन हो आम चुनाव क्या है। आम चुनाव तो 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा में भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या लिखोगे कि 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद होने वाला चुनाव आम चुनाव होता है। ठीक है, अगला उपचुनाव। तो उपचुनाव का मतलब मध्यावधि चुनाव भी होता है, एक ही बात है। किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीटों के लिए उपचुनाव कहलाता है। सीटों के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। मतलब कि 5 साल बाद जो चुनाव होगा आम चुनाव होगा। 5 साल के बीच में मान लो कोई सदस्य मर गया या कोई सीट खाली हो गई किसी कारणवश, तो उसको पूरा करने के लिए फिर से एक चुनाव करवाया जाता है, जो 5 साल के अंदर ही जितना टाइम बचा होगा उस टाइम को पूरा करने के लिए, उतने टाइम के लिए, उसे बोलते हैं उपचुनाव या मध्यावधि चुनाव। ठीक है ना, बीच का चुनाव। समझ में आया? तो आम चुनाव 5 साल के बाद होता है, उपचुनाव 5 साल से पहले होता है, बीच में भी हो जाता है, खाली सीट को भरने के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे मान लो क्वेश्चन आ जाए लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो लिखोगे हर किसी को मताधिकार। चुनाव में विकल्प उपलब्ध, मतलब एक पार्टी नहीं होती, कई पार्टी के सदस्य खड़े होते हैं, तो हम जिसको मर्जी उसको चुन सकते हैं। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर, मतलब 5 साल के लिए, ये नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए। अगला, वास्तविक चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है चुनाव आज़ादी से होगा और बिना किसी की साइड लिए, निष्पक्ष का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। निर्वाचन प्रक्रिया मतलब निर्वाचन आयोग के जो चरण हैं क्या क्या हैं, तो है चुनाव की घोषणा वो करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से काम करता है, सेम यही है, यही आपको उसमें भी लिखना है। प्रत्याशियों का चयन करता है, नामांकन पत्र भरना। ठीक है, चुनाव चिन्हों का आवंटन, मतलब चिन्ह बांटता है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान करवाता है। ठीक है, ये सब इनके काम है। मतदान करवाता है। आगे मतों की गणना करता है, परिणामों की घोषणा मतलब लास्ट में ये बताता है कौन जीता कौन हारा। ये सब निर्वाचन प्रक्रिया के चरण हैं। अगर क्वेश्चन हो चुनाव आयोग के कार्य, तो ये कार्य भी हैं, यही चीज़ फिर उसमें भी लिखना कि इलेक्शन की डेट निकालना, चुनाव की डेट निकालना। ठीक है, मतदान करवाना, निर्वाचन क्षेत्र बनाना, मतों की गणना करना यानी गिनती करना, परिणाम घोषित करना। ठीक है, आगे देखो, ये टॉपिक छोड़ो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आ भी नहीं सकता। अगला, चुनावी प्रतियोगिता के दोष, ये भी छोड़ो। चुनावी प्रतियोगिता के गुण, ये भी हटाओ, ये भी नहीं है। ये देखो, निर्वाचन क्षेत्र या सीट क्या है, निर्वाचन क्षेत्र या सीट क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, तो लिखो कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, इसे निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। मतलब चुनाव एक दिन में पूरे इंडिया में नहीं हो सकता, पूरे इंडिया के नहीं, एक एक एरिया में होता है ना। मान लो किसी भी स्टेट में हुआ, ठीक है ना, तो स्टेट में एक दिन में नहीं हो जाएगा, हो पाएगा अगर एक ही जगह वोट
प्रणाली स्टार्ट करें, एक ही जगह मतदान स्टार्ट हो। तो इसीलिए उस स्टेट को अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है कि चलो मान लो इस एरिया का यहाँ पर चुनाव होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब वोटिंग होगी, उस एरिया की उधर, उस एरिया की उधर। इसी प्रकार अलग अलग जब बांट देते हैं तो एक हमें उसी दिन चुनाव करवाने में आसानी हो जाती है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती है और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, हर काम उसी दिन हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र या सीट, ठीक है ना। चुनावी उद्देश्य से क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसके कारण आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अगला, लोकसभा में कुल सीटें, तो ध्यान रखना 543, ठीक है, जिसमें 84 अनुसूचित जनजातियाँ, 47 आरक्षित हैं। ये भी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें 84 और 47 आरक्षित हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो सबसे बड़ा है देश के अनुसार, ठीक है ना, क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख। और सबसे छोटा चांदनी चौक है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अगला, मतदाता सूची क्या है, जिसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे, मतदान के लिए योग्य उम्र कितनी है? पता 18 साल, ठीक है ना। अगला, उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। ये टिकट छोड़ो। चुनाव अभियान के साधन कौन कौन से? ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन आता है चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन लिखो, तो लिखोगे पोस्टर लगाना, सभाएं करना, भाषण देना, ठीक है, जुलूस निकालना, घर घर जाकर मुलाकात करना, ये है, ठीक है। चुनाव अभियान के क्या ये साधन हैं, ठीक है। आगे देखो, ये नारे ध्यान रखना, एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? जनता पार्टी ने। ज़मीन जीतने वाले को वामपंथी दल, तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे ज़मीन जीतने वाले को वामपंथी दल ने और तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी ने, ठीक है ना। अगला, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? तो भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र इकाई करती है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। अब चुनाव आयोग के अधिकार कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या लिखोगे? ये इसके अधिकार हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें, चुनावी अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन, ठीक है ना। मान लो ये जितने पॉइंट हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ वही लिख देना जो चरण मैंने बताया था कि इलेक्शन की डेट निकालना, चुनाव करवाना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, मतदान करवाना, वोटों की गिनती करना और लास्ट पॉइंट परिणाम घोषित करना, कौन जीता कौन हारा। ये इसके अधिकार भी हैं, कार्य भी है, ठीक है, क्लियर है। आगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? ये इनकी चुनौतियां हैं, ठीक है ना। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीके पर रोकथाम, पहली चुनौती है कैसे करें। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। तीसरा पॉइंट, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। चौथा पॉइंट, मतदान को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करना, ठीक है। अब ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो ये कदम है, ठीक है। चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पर नियंत्रण, मतलब मशीनों का दुरुपयोग हो जाता था, इसीलिए मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जारी करना, चुनाव याचिका जल्द निपटारा करना, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट हैं, लिख सकते हो। आचार संहिता क्या है? चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या हैं, और ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे एक चीज़ और ध्यान में रखना आपको, सबसे मेन चीज़ इसमें एक चीज़, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 4-5 हेडिंग कॉमन है। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, 4-5 हेडिंग याद कर लो, सब में लिख देना। जैसे पहला, पढ़ा लिखा हो, पहला पॉइंट पढ़ा लिखा हो। दूसरा, देश का शुभचिंतक हो। तीसरा, उसके ऊपर कोई केस ना हो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिख देना, उसके ऊपर कोई केस ना हो।
चौथा पॉइंट लिखोगे पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल दिवालिया ना हो। तो ये 4-5 पॉइंट क्या हैं आपके, कॉमन है, किसी का भी आएगा, सब में लिखना है कि पढ़ा लिखा हो, देश का शुभचिंतक हो, और हाँ एक पॉइंट देश का नागरिक हो, देश का ही नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देश का शुभचिंतक हो या देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, उसके ऊपर कोई केस ना हो। ठीक है, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, और एक मेन एज वाला होता है कि किसी में जैसे मान लो अब 35 साल की उम्र चाहिए, किसी में 25 साल से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो एज बाउंडेशन है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ये क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना बुक में। बाकी ये 4 हेडिंग कॉमन रखना कि पढ़ा लिखा हो, ठीक है, देश का नागरिक हो, देश का शुभचिंतक हो, और पागल दिवालिया ना हो, लालच के पद पर ना हो, देशद्रोही ना हो। बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सब कॉमन है, सब में लिख सकते हो, सब में लिखना। बस एज बाउंडेशन ध्यान में रखना कि किस में 35 वर्ष मांगते हैं, किस में 25, किस में 21, बस ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना। ये चैप्टर इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।